हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर के हो गए फोर्स के बारे में, जैसे कि फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है और उनके बीम का डिफरेंस भी हमने कर लिया था। फिर रेखीय वेगमान का हमने मतलब जो लीनियर मोमेंटम है डिराइवेशन दो तरह से किया था, एक तो फ्रॉम दी न्यूटन सेकंड लॉ और फ्रॉम दी न्यूटन थर्ड लॉ। मैंने बोला था कि एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा वैसे आपको क्या करना है, उनका डेरिवेशन करना है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं इस चैप्टर में कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बट कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। एप्लीकेशन यानी उसका मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है उनका यूज, कि रेखीय वेगमान का यूज कि हमने देखा लीनियर मोमेंटम जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसा दो गोला देखा था। ठीक है, मतलब आफ्टर द इंसिडेंट और बिफोर द कोलिजन। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट ए और बी है, बिफोर द कोलिजन कैसा होता था और आफ्टर द कोलिजन कैसा होता था, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। और लास्ट में क्या नतीजा मिला था कि कंजर्वेशन द लीनियर मोमेंटम एक कैसा है, कंजर्वेशन मैटर है। कंजर्वेशन यानी का वो भी मैंने समझा लिया है और वो भी हमने डेरिवेशन किया था फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। और मैंने न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट भी बता दिया था कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको एक इतना याद करना होगा। अब आज के टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, कहाँ एप्लीकेशन लीनियर मोमेंटम है। एक सीधा सा एग्जांपल बता दूं। सपोज के मैंने कोई बच्चे को एक तमाचा मारा। ठीक है, सपोज के मैंने कोई एक बच्चे को एक तमाचा मारा। अब जितना उसको लगेगा उतना मुझे यहाँ हार्ट पे भी लगेगा। हाँ, अदर इम्पोर्टेंट मैटर है कि मैं स्केल से मारूं, वो सब बात मैं नहीं करता। मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि मैंने कोई एक बच्चे को गाल पे तमाचा मारा या पीठ पे ऐसा मारा, तो जितना उसको लगेगा ना उतना मेरे को भी लगेगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब उसको जीटीओ में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक चीज है यहाँ रिकॉइल ऑफ द गन। कई सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें पहले है रिकॉइल ऑफ द गन। अब रिकॉइल यानी का रिकॉइल ऑफ गन, जैसे कि ये अब समझ लो कि क्या कहना चाहता है। सपोज में कोई सोल्जर होता है। ठीक है, सोल्जर के हाथ में बड़ी बंदूक होती है उसके कंधे पर। ठीक है, अब जब वो फायर करता है ना, अब जो बंदूक होती है बड़ी वाली उसमें स्प्रिंग फोर्स होता है। जब वो ट्रिगर दबाता है तब वो स्प्रिंग में बहुत कॉम्प्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस होता है और जब वो ट्रिगर छोड़ देता है वो स्प्रिंग में जो गोली छूटती है वो आगे जाती है और वो थोड़ा स्प्रिंग पीछे धक्का मारती है, यानी सैनिक थोड़ा पीछे हटेगा। तो जितना फोर्स आगे लगता है उतना ही फोर्स पीछे लगेगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन हुई लीनियर ऑफ द मोमेंटम। दूसरी चीज, जब कोई एक बंदा नदी के किनारे पे क्या खड़ा है। ठीक है, नदी के किनारे के पास बोट में खड़ा है। अब उसको छलांग लगानी है तो उसका जो जितना वेट है मतलब वो फोर्स पीछे लगाएगी, यानी बोट जरा पीछे हटेगी और वो आगे चला जाएगा। यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब हम क्या देखते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन में कैसी प्रोसेस होती है उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। देखो, अब यहाँ हम मान लेते हैं कि m1 इज इक्वल मास ऑफ द बुलेट। जो गोली होती है ना उनका मास कितना है, m1 है। अब थोड़ा आगे चल, तो यहाँ हमने रिकॉइल ऑफ द गन के बारे में अब देखने वाले हैं। m1 इज इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट, m2 इज इक्वल टू मास ऑफ गन। अब यहाँ एक चीज समझ लेना कैसा प्रोसेस होता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बुलेट। आपको सिर्फ लिखना है बट कैसी एप्लीकेशन है वो समझा रहा हूँ। u1 है आपकी इनिशियल वेलोसिटी यानी बिफोर द फायरिंग। ठीक है, u1 यानी आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, और दूसरा आपको दिया गया है v2 या v1 v2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग,
अब हमारा एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम क्या कहा गया है कि जो आपका m1 एंड m2 है, जितना मास ऑफ द गन होगा, जितना मास ऑफ की बुलेट होगा, उसी हिसाब के वो अपोजिट फोर्स लगेगा। बट यहाँ पूछा जाता है व्हाट इज द रिकॉइल ऑफ द गन, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो भी मोशन होगी, जो भी गन की आगे की मोशन होगी, वही मोशन आपके बंदूक की अपोजिट पीछे होगी, दोनों इक्वी बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसी को मैं बोलूंगा रिकॉइल ऑफ द गन। समझ में आया मैंने क्या बोला? आई रिपीट इट दैट जितनी मोशन यानी व्हाट एवर मोशन ऑफ द गन, व्हाट एवर मोशन ऑफ गन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उतनी ही मोशन गन के मतलब जो बुलेट आगे छूटेगी उतना फोर्स उसको पीछे लगेगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, यानी जो मोशन ऑफ द बुलेट होगी उसके अपोजिट मोशन प्रोड्यूस होगी। तो व्हाटएवर मोशन ऑफ द गन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विबैलेंस मोशन is produced in opposite direction of the gun। समझ में? आप जितना फोर्स से, इससे अच्छा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे रामायण में धनुष बाण से वो बाण छोड़ते थे, तो जितना वो फोर्स लगाते थे पीछे उतना वो बाण आगे जाता था। वही है न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। वही समझाना चाहता हूँ कि जितना जोर से आप वो डोरी खींचोगे बाण वाली, उतना बाण आगे जाएगा। और छोटे थे तब ऐसे आप बच्चों को मारते भी थे, तो जितना आप रबर पे फोर्स लगाते हैं उतना ही वो कागज आगे जाता है। तो उसी के आप समझ लो। ठीक है, तो जितनी मोशन फॉरवर्ड होगी उतनी ही पीछे भी होगी। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ द गन। अब यहाँ थोड़ा आगे चलते हैं, क्या हमें साबित करना है? हमें क्या साबित करना है? जितनी वेलोसिटी आगे की होगी उतनी वेलोसिटी पीछे की होगी। ठीक है, यानी यहाँ क्या होगा आपका? अब देखो थोड़ा आगे बताता हूँ। देखो उसका कुछ डेरिवेशन हमें लिखना है। डेरिवेशन में क्या होगा? देखो m1u1 वो उसकी रिकॉइल करने से पहले की गति, रिकॉइल करने की पहले की गति m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ऐसा होगा, मतलब ट्रिगर दबाने की पहले की मोशन और ट्रिगर दबाने की पहले की मोशन और ट्रिगर हमने दबाने के बाद की मोशन, दोनों को क्या होना चाहिए? इक्वी बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनेगा। उसके बाद अब देखो ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? डिनोमिनेटर में मैंने नहीं लिखा है, खाली क्या इंडिकेट किया है, ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि ट्रिगर दबाने के पहले किसी भी प्रकार की मोशन नहीं थी, यानी u1 और यहाँ ऐसा लिखना उसका रीजन लिख रहा हूँ, u1 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0। क्यों भाई? क्योंकि ट्रिगर दबाने के बाद ही इसमें मोशन आएगी। ट्रिगर दबाने से पहले किसी भी प्रकार की मोशन नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा? 0 लिखा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2। तो फाइनली मुझे मिला क्या? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया भाई? सिंपल ही है, मैंने क्यों 0 लिखा वही यहाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? v2 फाइंड करना है, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है कि ट्रिगर दबाने के बाद आपकी मोशन किस डायरेक्शन में होगी। अगर माइनस होगी तो जो बुलेट जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो शांति से भाई सुनना। माइनस क्या इंडिकेट करता है अभी मैं समझाऊंगा। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? अब देखो m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2। ठीक है, क्या लिखा मैंने? m1v1 माइनस m2v2। यहाँ से मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो दिस इज कन्वर्टेड माइनस। अब मुझे क्या फाइंड करना है? v2 फाइंड करना है। तो v2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? माइनस m1v1 अपॉन m2। तो ये हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द प्रेसिंग ऑफ द ट्रिगर। बट यहाँ ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस क्या इंडिकेट करता है? अपोजिट वेलोसिटी।
अपोजिट डायरेक्शन में जाती है वो अपोजिट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ जो माइनस है वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो क्या समझाना चाहता है कि जैसे आप ट्रिगर दबाओगे तो गन की बुलेट तो आगे जाएगी बट जो गन है वो पीछे जाएगी, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन आपकी क्या करता है, चेंज कराता रहता है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/m2, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m2, ठीक है। यानी उसकी जो मास है उससे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी इंडिकेट करता है। और माइनस साइन क्या लिखता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो ये हुआ आपका गन ऑफ दी गन, जो एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ दी गन, याद करना ये पहली एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ दी गन, और ये वो 3 मार्क में पूछा जाता है, याद रखना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्यों 0 रखा भाई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ट्रिगर दबाने से पहले किसी भी प्रकार की वेलोसिटी नहीं थी, इसीलिए मैंने ये 0 लिखा, ठीक है। इतना लिखो। आगे और एप्लीकेशन है उनका ओनली स्टेटमेंट लिखना है, ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने पूरा डेरिवेशन करवाया। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चलता है कि जो मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी वो इंडिकेट करता है। याद रखना, फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से दैट जिनका स्मॉल मास होगा उसका वेलोसिटी कैसा होगा, ज्यादा, क्योंकि वो कैसी है, व्यस्त इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, और गुजराती में कहवाय व्यस्त प्रमाण में, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक इम्पल्स, इम्पल्स क्या है वो पूछा जाता है, तो सीधा मैं इक्वेशन उसका बता देता हूँ। इम्पल्स इज द रिस्पेक्टेड विद द टाइम, किसके साथ रिलेटेड है भाई, उसका इम्पल्स, वो एक इंग्लिश नाम है इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स, और गुजराती में शू कहवाय, बरनो आघात, शू कहवाशे भाई, बरनो आघात। अब ये चीज याद रखना, व्हाट इज द इम्पल्स, एक ही सेंटेंस में होगा। इम्पल्स ऑफ द फोर्स क्या होता है भाई, इम्पल्स ऑफ द फोर्स इसको इंडिकेट किया जाता है आई से, और उसका फॉर्मूला फोर्स इनटू dt, याद रखना। ये आपका फोर्स है, जो फोर्स मैंने ऑलरेडी पहले पार्ट में समझा दिया है, तो वो जरा देख लेना जिसको डाउट है वो। तो ये आपका फोर्स है, उसका 2 यूनिट होता था, एक तो न्यूटन और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका इम्पल्स ऑफ द फोर्स मिलेगा। बट व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ द फोर्स, तो याद रखना कुछ सेकंडों के लिए, मतलब कुछ ओनली फ्यू सेकंड के लिए फोर्स लगता है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, द फोर्स which is applied for few seconds, इसको मैं क्या बोलूंगा, इम्पल्स ऑफ द फोर्स, याद रखना, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज थी, आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद कई सारे एप्लीकेशंस आती है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और नया टॉपिक सर्कुलर मोशन आज मुझे वो स्टार्ट करना है। अब ये दूसरी एप्लीकेशन हुई, पहली एप्लीकेशन कौन सी हुई, रिकॉइल ऑफ द गन वाली, याद रखना। तो ये आपने लिख लिया होगा, एक फॉर्मूला याद रखना, इम्पल्स ऑफ द फोर्सेस, और वो क्या होता है, ऐसा फोर्स ओनली फ्यू सेकंड के लिए लगे। कैसे मैंने समझाया, फ्यू सेकंड के लिए dt है, इसीलिए dt इज द फ्यू सेकंड इंडिकेट करता है, याद रखना। ये छोटी छोटी चीजें जो मैकेनिकल वाले हैं थर्ड सेम में, ये सब वेरी इंपॉर्टेंस होगा। थोड़ा आगे चलते हैं, थर्ड एप्लीकेशन में क्या होगा, जब आप सब क्रिकेट तो सब खेलते होंगे, ठीक है, क्रिकेट तो सब खेलते होंगे, जब क्रिकेटर कैच पकड़ता है तब वो थोड़ा ऐसे हो जाता है, मतलब जब ऊंचाई से कोई बॉल आती है उसको पकड़ने के लिए ऐसे पकड़ता है तब उसको हाथ में बहुत इंजरी लगती है। बट ऐसे पकड़ता है तो क्या होगा, जरा से उसको मतलब इंजरी कम होगी और आपका कैच भी परफेक्ट होगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो मैं उसी को सेंटेंस में लिख रहा हूँ, तो लिखो भाई, आपका जो थर्ड एप्लीकेशन है, वो थर्ड एप्लीकेशन ऐसा है, अ क्रिकेट प्लेयर catch the ball, the
हैंड कहाँ जाएगा आपका, द हैंड गो टू बैकवर्ड डिरेक्शन, गो टू बैकवर्ड डिरेक्शन, याद रखना भाई। तो दिस, अगर आप नहीं जाओगे, ठीक है, तो आपकी हाथ में इंजरी हो सकती है और कैच भी अपना छूट सकते हैं, तो ये याद रखना। अब फोर्थ एप्लीकेशन है आपका फोर्थ, सभी बाइक को यानी ऑटोमोबाइल में क्या दिया जाता है, ऑटोमोबाइल में क्या दिया जाता है, शॉक एब्जॉर्बर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, शॉक एब्जॉर्बर। क्यों भाई शॉक एब्जॉर्बर दिया जाता है, सबने गाड़ी तो कभी ना कभी मतलब बैठे होंगे या चलाई होगी, तो सब ऑटोमोबाइल में शॉक एब्जॉर्बर होता है। वो क्या करते हैं, जितना शॉक आए उतना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी गाड़ी कंफर्टेबल लगती है। तो वो भी एप्लीकेशन है आपके लीनियर मोमेंटम की। और दूसरा है बफर स्प्रिंग। बफर स्प्रिंग आर प्रोवाइडेड, यानी जब आपके पास ट्रॉली हो, ट्रक हो, बस हो, तो उसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं यूज किया जाता, उसमें क्या यूज किया जाता है, बफर स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, ऐसा यूज किया जाता है। तो बफर स्प्रिंग भी वन टाइप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो समझ में आया भाई कि एप्लीकेशन कौन कौन सी है। आई रिवाइज दैट, हमने क्या क्या पढ़ा आज। एप्लीकेशन यानी रिकॉइल ऑफ द गन, कभी कभी 3 मार्क में पूछा जाता है, और वो ऐसे भी पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। तो याद रखना, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/n, यानी जितना मास होगा उतनी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। समझ में आया। फिर हमने दूसरी एप्लीकेशन और इंपल्स ऑफ द फोर्स के बारे में की, ओनली फ्यू टाइम्स के लिए, जब आपका फोर्स लगे तो उसको मैं बोलूँगा इंपल्स ऑफ द फोर्सेस। उसके बाद क्रिकेट प्लेयर तो अच्छी तरह से याद रहेगा कि वो कैसा पकड़ेगा, अपना हाथ पीछे ले जाएगा, तो आपको इंजरी कम लगेगी और सही से आपका कैच होगा। दूसरा है ऑटोमोबाइल में शॉक एब्जॉर्बर होगा, और जब आपका ट्रक होता है बफर स्प्रिंग होगी, तो जो भी आपका शॉक होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ आपकी लीनियर मोमेंटम, फोर्स, वो टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, अब न्यू टॉपिक यानी जो सर्कुलर मोशन के बारे में, वो उसमें फोर्स का कोई जरूरत, मतलब एक अलग ही टॉपिक है सर्कुलर मोशन। बट आई रिक्वेस्ट यू और कि आप सर्कुलर मोशन पे जाने से पहले ये सब टॉपिक रिवाइज करें। बाकी सर्कुलर मोशन में कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू सभी बच्चों को कि यहाँ लीनियर मोमेंटम यानी न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो ये सब रिवाइज के साथ उसकी एप्लीकेशन भी करो। फोर्स क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस, और खास ये चैप्टर में आपको क्या करना है वो मैंने डेरिवेशन किया था मोमेंटम का, कि हम कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। जैसा आपके जीटीयू में डिफाइन किया होगा वैसे आपको लिखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नया लेक्चर, मतलब नया चैप्टर और नया टॉपिक सर्कुलर मोशन हम स्टार्ट करेंगे कि वो क्या होता है और उसका एक डेरिवेशन। उस चैप्टर में भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बैंकिंग रोड वाला, जो हर बार पूछा जाता है, ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक इतना कवर करो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ ताकि उनको भी पता चले कि व्हाट इज फिजिक्स। अब लास्ट में इतना ही कहूँगा कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।